खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत मिनी सचिवालय का किया घेराव। वहीं पार्टी विस्तारक के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के भी लगाए आरोप। पन्ना प्रमुखों के अस्त्र से फतेह की तैयारी में जुटी भाजपा। चुनावी मोड में आए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता। पुराने वाहनों पर गिरेगी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की गाज। स्क्रैप पॉलिसी में आई करीब 32,000 गाड़ियां। और मौसम के उतार चढ़ाव के बीच मरीजों की बढ़ी तादाद। सामान्य चिकित्सालय के OPD में राहत जमावड़ा। और अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भाजपाइयों ने बुधवार को मिनी सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान पार्टी के एक विस्तारक के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए धरना भी दिया गया। वहीं नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार पर जमकर आरोप भी लगाए। भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत बुधवार को मिनी सचिवालय का घेराव किया। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में मिनी सचिवालय के गेट पर जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं विस्तारक सियाराम के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के आरोप लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चलो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चलो तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नहीं सहेगा राजस्थान, राजस्थान जल रहा है, गहलोत साहब बंसी बजा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? जनता के लिए आप, जनहित के लिए आप चुने गए थे, आप क्या कर रहे हो? आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको अपने कर्तव्य को याद दिला रहा है और जनहित में जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है। वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल का कहना था कि अजमेर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज का राजस्थान की जनता जवाब देगी। यह राजस्थान की सरकार की बौखलाहट और गुंडागर्दी का प्रमाण है। राजस्थान की सरकार ने चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे युवाओं पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज करके उनको दबाने का काम किया है, इसकी निंदा पूरे देश में, केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में हो रही है। और आज उसी के विरोध में हम लोग, और ये गूंगी बहरी सरकार और उसके अकर्मण्य अधिकारी, क्योंकि जैसी सरकार होती है वैसे अधिकारी हो जाते हैं, इनको गांधी जी की मौजूदगी में, गांधी जी की उपस्थिति में ज्ञापन देकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब सरकार तो है नहीं राजस्थान में, अब तो सरकार पट्टी बांध कर पड़ी है घर में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं पट्टी खोलो, सड़क पर आओ। खड़गे जी कह रहे हैं, यानी उन्होंने कह दिया साफ साफ, गहलोत जी आपको कुछ नहीं हुआ है, झूठी पट्टी बांध कर पड़े हो, आप आओ सड़क पर। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी? राजस्थान का मुख्यमंत्री फर्जी पट्टी बांधकर व्हील चेयर पर राजस्थान में, हम नहीं कह रहे, खड़गे जी कह रहे हैं, हम उन्हीं की बात कह रहे हैं। और दूसरी ओर इनके विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार अब की बार
इनोवा के लायक विधायक जिता कर लाएगी, यानी 5-7 विधायक आएंगे। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। उधर एडीएम सिटी नवीन यादव को भाजपाइयों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित कई अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान विस्तारक सियाराम के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता मिनी सचिवालय के गेट पर बैठ गए। जिला प्रशासन द्वारा समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। साथ ही प्रशासन ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। पार्टी के नेता पंडित जले सिंह, गोवर्धन सिंह सिसोदिया और विस्तारक सियाराम ने बताया कि पुलिस ने मारपीट के साथ ही लाठियां भी चलाई। अंदर जाना चाह रहा हूँ तो 2-3 पुलिस वालों ने आगे गर्दन पकड़ी। गर्दन पकड़ते ही किसी ने लाठी दिया, जान पे पेंट भी फाड़ दिया और धक्का देके मेरे को बाहर निकाला गया है। वो बिल्कुल बर्बरतापूर्ण है। हम ये सहन नहीं कर पाएंगे और हम अपने शांतिपूर्ण धरने दे रहे थे और उसमें भी इसने अपनी कायरता दिखाते हुए ये लाठीचार्ज किया है। ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन मेरे पास था, मैं साइन करा था, मैं अंदर आ रहा था। तो जब हम दोनों आ रहे थे तो मेरे को बोला कि एक जने की परमिशन है, इनके साथ बहुत तगड़े 4-5 जने लटक के मेरे को अंदर धक्का दे दिया, अंदर आने दिया और इनको बिल्कुल रोक दिया। इनके चोट भी लग गई 2-3 जगह। ये हमारे अलवर शहर के विस्तारक जी है। ये हमारे विस्तारक जी हैं और पुलिस द्वारा जो अजमेर में कल किया गया युवाओं के साथ वो बर्ताव इनके साथ यहाँ भी हुआ है। इनके चोट भी आई है, दिखाओ इनको। यहाँ पुलिस कर्मियों ने लात मारी है, इनके हाथ में भी लगी है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो गया, उसके बाद कार्यकर्ताओं पर मारने की कहाँ जरूरत आ गई। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने की भाजपा ने आलोचना की है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के अनुसार इस तरह के गठबंधन या समितियों का नाम इंडिया रखने का कोई तुक नहीं है। इस बारे में पूर्व एमएलए सिंघल ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। एनडीए में पहले आई लगा दिया और बीच में एंड से पहले आई लगा दिया। करना एनडीए था उनको, क्योंकि अब वो समर्पण कर चुके हैं, एनडीए में अपने आप को समर्पित कर चुके। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उनके नेता कह रहे हैं ऐसा मत करो, ये एनडीए जैसा लगेगा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हमको इंडिया ही बनाना है। इंडिया का, अरे इंडिया तो है ही, कोई दल का नाम होता है इंडिया, किसी 36 पार्टियों का नाम होता है, 28 पार्टियों का। ये सब झूठ बोलने का और जनता को गुमराह करने का, स्वयं को भ्रम में रखने का काम है। एनडीए जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा दल 28 पार्टी का, वो पुनः सरकार बनाएगा, प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में बनाएगा। अभी नीतीश कुमार ने कल विरोध किया, कौन सुन रहा है उसकी? राहुल गांधी का नहीं इंडिया ठीक है। तो जो राहुल जी बोलेंगे वही ठीक है। और मैं तो इस पर एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री का दावा ही समाप्त कर लिया। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब ये मान लीजिए, कांग्रेस ने मान लिया कि देश में अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनने की स्थिति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और अब आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा बूथ से लेकर जिला स्तर तक किस तरह चुनावी मोड में आ गई है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भाजपा पन्ना प्रमुखों से लेकर अपने अन्य अस्त्रों के जरिए चुनावी जीत में जुट गया है। साथ ही बूथ समितियां भी बना दी गई हैं। पन्ना प्रमुख दरअसल भाजपा का ऐसा चुनावी अस्त्र है जिस पर जीत का दारमोदार काफी हद तक होगा। इसके जरिए हर पन्ना प्रमुख के पास उस बूथ के मतदाताओं का पृष्ठ या पन्ना मौजूद रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं को इन मतदाताओं के निरंतर संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जरूरी डाटा संकलन किया जा रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष और अलवर जिले के पन्ना प्रमुख पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार भाजपा 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने बताया कि पन्ना प्रमुख मतदाताओं की दुख तकलीफ में भी साथ देते हैं। पंडित धर्मवीर शर्मा ने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यकाल में आमजन का दम घुट रहा है। ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कभी अलग से नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव, हर परीक्षा के लिए तैयार रहती है। ये राउंड द फिगर 24 आवर चुनाव के लिए नहीं, जनता की सेवा में तत्पर रहती है। चुनाव कभी भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कोई विशेष तैयारी का कारण नहीं है, हमेशा तैयार रहती है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जन समस्याओं के समाधान के लिए हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हैं।
लोगों की सेवा के लिए हैं और राजनीतिक दलों को इसी परिपाटी पे चलना चाहिए कि कभी भी चुनाव आ जाए, कोई चुनौती आ जाए तो एकदम तैयार रहे, सन्नद्ध रहे। भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन पे चलती है, इसी विश्वास से काम करती है, हमेशा तैयार रहती है। परीक्षा के दिनों में पढ़ना भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। साल भर पढ़ते रहना, परीक्षा के लिए तैयार रहना, यही नीति है। भाजपा ने जो चुनाव आ रहा है उसमें बूथ मतदाताओं सहित किन गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है? पन्ना प्रमुख बूथ के अलावा पन्ना प्रमुख की रचना भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल सुदृढ़ है, व्यवस्थित है और पन्ने पर जो भी मतदाता हैं उनको पन्ना प्रमुख व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, मिलते हैं, संपर्क में रहते हैं, राउंड द क्लॉक इस कोशिश में रहते हैं कि मेरे पन्ने पे जो मतदाता हैं उनसे मैं दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में मिलता रहूं और उनकी दुख तकलीफ जानता रहूं और उनके काम आता रहूं। अभी किस तरह की लोगों की शिकायतें आ रही हैं जैसे अपने बूथ पे जा रहे हैं? लोगों की शिकायतें तो कांग्रेस की भ्रष्ट, निकम्मी, नालायक, पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण सरकार से है। लोगों का दम घुट रहा है। संवैधानिक मर्यादा मजबूरी है कि 5 साल से पहले चुनाव होता नहीं, 5 साल से पहले सरकार बदलने का मौका मिलता नहीं। इस सरकार ने स्वयं के कल्याण और सुरक्षा के अलावा किसी चीज पर राजस्थान में ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक ध्यान जरूर दिया, बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के त्योहारों पर रोक लगाना, पूजा पद्धति पर रोक लगाना, उनके जुलूसों पर आक्रमण करने वालों को बचाना, बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा न करके उस पर जो आक्रमण करते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, उन लोगों को किसी भी तरह बचाने की कोशिश करना, अब तक का यही इस सरकार का रवैया रहा है। जनता देख रही है, जनता फैसला करेगी। उधर पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका का मानना है कि केंद्र की उपलब्धियों को लेकर राजस्थान में भाजपा चुनावी मैदान में उतरेगी। वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। नरूका ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर अलवर सहित हर जिले के लिए सांसदों को प्रभारी लगाया जा चुका है। इसके अलावा विधानसभा स्तर पर भी प्रमुख नेताओं को जिम्मा दिया गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के साथ ही गहलोत सरकार की नाकामियों के खिलाफ भी मुहिम चला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, उसमें निश्चित रूप से 2024 की तैयारी के अंडर में ही 2023 की तैयारियों की रूपरेखा बनाई है और उसके तहत सभी सांसदों को और वहाँ से केंद्र से प्रभारी लगाए गए हैं हर लोकसभा के क्षेत्र के लिए, हर जिले के लिए, और उसी से विधानसभा स्तर पर भी काम चल रहा है और सभी जो बड़े नेता हैं उन सब लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास भी कर रहे हैं बाकायदा। हम पार्टी चाहती है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए 2023 का चुनाव भी लड़ें, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो 9 साल की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो लाभ जनता को मिला हुआ है, उन सब लाभार्थियों से हम लोग जा के मिलें और उन लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला है। और कांग्रेस की सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए, तो उनमें से किन किन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। बाकायदा कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम भी खड़ी कर रहे हैं। यही सारा सिस्टम चल रहा है कि किस तरह से हम जनता को ये बता सकें कि कांग्रेस का जो कुशासन चल रहा है, जिस तरह से गहलोत जी ने राजस्थान में अभी राहत कैंप के नाम पर जो जनता को राहत देने की बात की है, वह राहत कैंप नहीं, आहत कैंप है। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो भी आम जन की समस्याएं हैं उनको हम उठाना चाह रहे हैं। चाहे जैसे पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त विकट समस्या है, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे विधायक, सब लोग इसके लिए पूरा फंड देते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार जितना व्याप्त है इस सरकार में, तो जो बोरिंग हो रहे हैं वो बोरिंग फेल बोरिंग हो रहे हैं और उनके पेमेंट पहले उठ रहे हैं, उनको बोरिंग को चालू बाद में कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम हैं, चाहे वो सफाई से संबंधित मुद्दा हो, केंद्र सरकार उसका सहयोग नहीं कर रही है। अनेक जगह जहाँ बीजेपी के बोर्ड हैं वहाँ पर बीजेपी के बोर्डों को बर्खास्त किया जा रहा है।
ये इस तरह के ये प्रधान जो बीजेपी के हैं उनको बर्खास्त करके कांग्रेस के लोगों को बैठाने का कर रहे हैं। अलवर में तो आपने देखा भी होगा भ्रष्टाचार का आलम ये था कि कलेक्टर साहब से लेके आरएएस अधिकारी से लेके उनके नगर परिषद की चेयरमैन और जो उसके बाद दोबारा नॉमिनेट किया उनको वो सब लोग लिप्त थे भ्रष्टाचार में। तो अंत में आकर कांग्रेस ने सरेंडर किया यहाँ पर कि भाई किसी भी तरह से अभी बार बार हम अगर यहाँ पर लगाएंगे और इतने भ्रष्ट लोगों के बीच में किसको तलाशे, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम जी गुर्जर जो चेयरमैन सभापति हैं वो अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं और उनको भी काम में समस्या में करने के लिए समस्या पैदा की जाती है राज्य सरकार की तरफ से। जो व्यवधान आ रहे हैं उसके बीच में भी फिर भी काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में है। संगठनात्मक तैयारियों के साथ ही नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के जरिए भी चुनावी जंग जीतने की पूरी तैयारी भाजपा ने कर ली है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। अलवर जिले में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल के वाहन सड़कों पर नहीं दिखेंगे। अलवर आरटीओ से रजिस्टर्ड करीब 32,000 दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण के चलते यह गाज गिरेगी। इसे लेकर एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सख्त निर्देश दिए हैं। आरटीओ रानी जैन ने बताया कि अलवर जिले में 31,706 ऐसे वाहन हैं जो आरटीओ के रिकॉर्ड में डी रजिस्टर्ड और स्क्रैप पॉलिसी में आ रहे हैं। उधर इस स्क्रैप पॉलिसी से वाहन चालकों में खलबली मची है। पुराने वाहनों वाले लोग परिवहन कार्यालय से नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने अपने वाहनों को अन्य जिलों में बेचना शुरू कर दिया है जहां यह नियम लागू नहीं है। जो अलवर है वो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में आता है और एनसीआर में जो माननीय एनजीटी ने आदेश किए हुए हैं उसके अनुसार 10 साल से अधिक पुराना डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन संचालित नहीं हो सकता। इन ऐसे वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। अब जब प्रतिबंध है और वाहन संचालित नहीं हो सकता या इस कार्यालय द्वारा उनकी आरसी कैंसिल कर दी जाती है तो उससे पहले उन्हें सार्वजनिक समाचार पत्र के माध्यम से इस बात के लिए एक मौका दिया जाता है कि वो अपने वाहन को किसी अन्य जिले में जो कि एनसीआर में नहीं आता है या किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र करा ले, वाहन का बेचान कर दे या अपने नाम भी अगर ट्रांसफ़र कराना है तो वाहन का उपयोग अलवर जिले में नहीं करें। इसके पश्चात भी यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा ये कार्रवाई नहीं की जाती है यानी कि वाहन को ट्रांसफ़र नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में वाहन का चूँकि यहाँ पर संचालन प्रतिबंध है या संचालन प्रतिबंधित है तो हम लोग उनकी आरसी कैंसिल करते हैं और चूँकि कैंसल्ड हुए वाहन या डी रजिस्टर्ड हुए वाहन संचालित नहीं हो सकते तो ऐसी स्थिति में उनका स्क्रैप किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में भारत सरकार के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो परिवहन मुख्यालय है राजस्थान के वहाँ इस संबंध में क्या पॉलिसी बनाने की जो कार्रवाई है वो अभी वर्तमान में पाइपलाइन में है। शीघ्र ही आते ही उसके बारे में हम लोग जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार वाहनों के स्क्रैप करने की कार्रवाई की जाएगी। स्थिति है हमारी, हम लोग जनवरी में हमने नोटिस जारी करके मार्च 2023 में ऐसे अवधि पार वाहनों की जो आरसी है वो कैंसिल की थी। तो उसके बाद के अब जो हमारे वाहन हैं तो करीब मैं मानती हूँ कि 25-26 हज़ार तो पेट्रोल वाहन हैं जिनमें हमारे दोपहिया वाहन भी शामिल है जिनकी संख्या बहुत कंपेरेटिवली अधिक होती है। 90% जो हमारे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनमें दोपहिया वाहन होते हैं। इसके अलावा करीब 5,500-6 हज़ार डीजल वाहन हैं जिसमें हमारी कार भी शामिल है और ट्रक बस भी शामिल। ये मैं संख्या बता रही हूँ कि ये अवधि पार वाहन होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी एनओसी ले सकता है इनकी और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अन्य जिले या अन्य राज्य जो कि एनसीआर की परिधि में नहीं आते वहाँ पर इन वाहनों का जो स्वामित्व हस्तांतरण या ट्रांसफर वो करवाया जा सकता है। गौरतलब है कि इन 31,706 अलवर में रजिस्टर्ड वाहनों के अलावा बड़ी तादाद में ऐसी गाड़ियां भी अलवर में मौजूद हैं जो बाहरी जिलों में रजिस्टर्ड हुई थी। इनकी मियाद भी पूरी हो चुकी है। उधर आरटीओ ऑफिस द्वारा गत 31 जनवरी तक 12,000 से अधिक पेट्रोल एवं 2,344 डीजल वाहनों की आरसी अवधि पार की वजह से निरस्त की जा चुकी है। कभी बारिश तो कभी धूप और उमस, मौसम के इस उतार चढ़ाव के बीच रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अलवर के सामंत चिकित्सालय में डायरिया, बुखार और टाइफाइड के सैकड़ों रोगी रोजाना आ रहे हैं। साथ ही डेंगू के केस भी पहुंच रहे हैं। यहां प्रतिदिन 500 से लेकर 750 रोगी ओपीडी में पहुंच रहे हैं। उधर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव मित्तल ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली की वजह से ब्लड प्रेशर और मधुमेह संबंधी रोगी भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मित्तल के अनुसार ऐसे में एक्सपर्ट चिकित्सक
चिकित्सकों की सलाह लेकर तुरंत इलाज लेना बेहतर है। उन्होंने बरसात के पानी में भीगने से बचने एवं पानी को उबालकर ही पीने की सलाह भी दी है। यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मरीज आ रहे हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार और टाइफाइड के, वायरल फीवर के, डेंगू के भी, और हार्ट और पैरालिसिस और सांस की बीमारी के सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं। ज़्यादातर मरीज फेफड़ों की बीमारियों के और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के आते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलाई है महामारी की तरह, वो मधुमेह और ब्लड प्रेशर की बीमारी है। साथ में टाइफाइड और वायरल फीवर के मरीज इन दिनों ज़्यादा आ रहे हैं। उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं, उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। और ओपीडी करीबन 500 से 700 के बीच में रहती है और उसको सभी जो यहाँ पे एक्सपर्ट चिकित्सक हैं वो संभालते हैं। सबसे ज़्यादा तो भीगने से बचें बारिश में, और पानी स्वच्छ पिएं, गर्म करके ठंडा करके पानी पिएं क्योंकि वो बारिश का पानी आता है। और दूसरा, मच्छर जनित बीमारियां हैं जैसे मलेरिया है, डेंगू है, उसके लिए एहतियात बरतें और स्वच्छ और गर्म खाना खाएं, ठंडा बासी खाना नहीं खाएं। और जितना संभव हो ऐसा भोजन लें जो सुपाच्य हो और आसानी से पच सके, और अपनी जीवन शैली को व्यायाम से और सभी तरीके से चिकित्सक के परामर्श के अनुसार चलें, जिससे कि आगे जाके कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। नर्सेज एसोसिएशन की ओर से शहर के सामंत चिकित्सालय के बाहर बुधवार को दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इस धरने के अलावा 23 अगस्त को जयपुर में महारैली की भी तैयारी है। पदाधिकारियों का कहना है कि वेतन विसंगति सहित अनेक मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सरकार उदासीन बनी हुई है। उधर इस दौरान जिलाध्यक्ष राजपाल यादव के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने भी प्रदर्शन किया। 10 से 3 बजे तक धरने पे बैठे हैं और सभी जिलों में हमारे कर्मचारी बैठे हैं। 23 अगस्त को महारैली है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे सभी नर्सेज भाई बहनी 23 अगस्त को जयपुर में पहुंचे। हमारी बहुत सारी है, जैसे वेतन विसंगति, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, पदनाम, यूटीबी और जो एनएचएम कर्मचारी उनको परमानेंट, ऐसे करके हमारी बहुत सारी सूत्रीय मांगे जो कि हमें पूरी नहीं की जा रही है। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है और पूरा ही नहीं किया जाता है, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। 23 अगस्त को महारैली में सभी पहुंचे, सभी से यही निवेदन करूंगा। 10 बजे से 3 बजे तक हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, ठीक है। अभी तो इनिशियल स्टेज है। कल कलेक्टर साहब के वहाँ पे ज्ञापन दिया है, पीएम साहब को भी दिया है, और धरना अभी हमारा लगातार जारी रहेगा। 23 अगस्त को प्रांतीय स्तर पे जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली है, जिसमें राजस्थान के सभी नर्सेज कर्मी वहाँ पे रैली में भाग लेंगे। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। वेतन से विसंगतियाँ हैं, कैडर से रिलेटेड मांगे हैं, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की मांगे हैं, और छात्र स्टूडेंट्स के लिए है ना, उनकी जो स्टाइपेंड है उनको बढ़ाने की मांगे हैं। ऐसे 11 सूत्री मांगे हैं। वेतन विसंगतियों की भी मांगे बहुत हमारी। अलवर शहर के गायत्री मंदिर रोड पर बारिश में सड़क पर दूषित पानी जमा हो जाता है। इसे लेकर एटीएल पर समाचार प्रसारित होने के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने गायत्री मंदिर रोड, बस स्टैंड मार्ग और पुलिस लाइन रोड का अवलोकन किया। इस दौरान इस वार्ड के लोग भी एकत्र हो गए। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता विजेंद्र सेन, प्रभु दयाल यादव, गजेंद्र धाबाई, निशांत धाबाई, चंदन खेड़ा और पदम चौथानी आदि उपस्थित रहे। लोगों ने गंदे पानी की निकासी और पुलिस लाइन के समीप नया ट्यूबवेल लगवाने की मांग सामने रखी। उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि पानी निकासी की व्यवस्था के लिए नाले को चौड़ा करवाने एवं साफ सफाई के लिए नगर परिषद आयुक्त से बात की गई है। देखिए, वास्तव में गायत्री मंदिर रोड पे निकलने वाले लोग, आसपास जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, वार्ड नंबर 25 के, 22 के, 24 के, इन सबको बहुत भयंकर समस्या है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में अगर बारिश हो जाए ना तो 2-3 फीट पानी भर जाता है। उस पानी को निकलने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो मैंने अभी कॉलोनी वालों के बीच से मैं खुद आया, आके मौके की स्थिति का जायजा लिया। फिर मैंने अभी कमिश्नर साहब हैं नगर परिषद के, मनीष फौजदार जी, उनसे अभी फ़ोन पे बात करी है और उनको सारी प्रैक्टिकल स्थिति से मैंने अवगत कराया है। कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई साहब, आप इसके प्रस्ताव बनवा के एक लिखवा के मुझे दे दो,
और मैं कल ही मौके पे किसी आदमी को भेज के और इसके प्रपोजल बनवा कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस नाले का जीर्णोद्धार या नया निर्माण या जो भी होना है वो करवा कर इस पानी के निकास की व्यवस्था करूँगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त किया। और कमिश्नर साहब के आश्वासन के बाद मैंने सारे कॉलोनी वासियों को आश्वस्त कर दिया कि बहुत जल्दी आपके पानी की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। और वहीं अलवर शहर के वार्ड 22 और वार्ड 25 में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने जन सुनवाई की। इस दौरान पुलिस लाइन, रतखाना और भैरू का चबूतरा क्षेत्र में पेयजल की समस्या सामने आई। साथ ही नया ट्यूबवेल स्वीकृत कराने का आग्रह किया गया। यह मांग करने वालों में प्रभुदयाल यादव, पूर्व पुलिस अधिकारी मोहनलाल यादव, नरेंद्र यादव, हिमांशु शर्मा और यूनुस खान आदि शामिल थे। इसके अलावा वार्ड 22 में सफाई अव्यवस्था के आरोप भी लगे। उधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि लिसोड़ा वाला कुआं के पास नई बोरिंग हो चुकी है, साथ ही क्षेत्र की समस्या का भी निदान करवाया जाएगा। उधर वार्ड वासियों की ओर से जिला अध्यक्ष मिश्रा का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। बात कर रहा हूँ, एक बोरिंग यहाँ हुई है तो गायत्री मंदिर मेन रोड जो मार्केट है, मार्केट के लोगों के भी कनेक्शन हम प्रयास करेंगे उस नई बोरिंग से जुड़ जाए, क्योंकि उसमें पानी ठीक ठाक है, तो इन्हीं पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। दूसरे जो पुलिया बन रही है गायत्री मंदिर के सामने, ये नीची है, उससे भी पानी का निकास कम होता है, तो उसको भी थोड़ा चौड़ा करा के और ऊंची करा देंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा से कावड़ लाने के लिए हरिद्वार गए एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। कस्बा निवासी समर्थलाल मीणा हरिद्वार से कावड़ लाते समय रुड़की उत्तराखंड में गुम हो गए। इसे लेकर उनके परिजनों ने मालाखेड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ASI जगदीश प्रसाद ने बताया कि मालाखेड़ा पुलिस ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली पुलिस को गुमशुदा समर्थलाल मीणा की फोटो भेजकर सहयोग का आग्रह किया है।
दिगंबर जैन मुनि के अपहरण एवं निर्मम हत्या के विरोध में सकल जैन समाज की ओर से गुरुवार को मौन जुलूस निकाला जाएगा। बुधवार को जैन नसियाजी में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। यहां मौजूद एडवोकेट राजेंद्र जैन ने बताया कि कर्नाटक में मुनि राम काम कुमार नंदी महाराज का 5 जुलाई को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। उनके मृत शरीर के टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिया गया था। इसके विरोध में 20 जुलाई को शहर में मन्निकाबड़ी स्थित भगवान आदिनाथ मंदिर से मौन जुलूस निकालकर केंद्र एवं कर्नाटक सरकार से कार्रवाई की मांग की जाएगी। यह जुलूस महावीर भवन पर संपन्न होगा और इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुनि श्री 108 आचार्य काम कुमार नंदी जी का 5 तारीख को निःशंस रूप से कर्नाटक राज्य के अंदर हत्या करके और उनके टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया, जघन्यतम अपराध किया। इस अपराध के विरोध में पूरा हिंदुस्तान इस समय अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहा है कि वो हमारे दिगंबर जैन मुनियों को ही नहीं बल्कि समस्त जैन समाज के मुनियों को अपनी सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि हमारे मुनि नग्न अवस्था में और बिल्कुल किसी ताम झाम के व्यवहार करते हैं। उनकी सुरक्षा निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में कल सकल जैन समाज अलवर द्वारा एक मौन जुलूस का आयोजन किया गया है। ये जुलूस आदिनाथ मंदिर मन्निकाबड़ी से चालू होकर बजाजा बाजार, घंटाघर, मालखेड़ा बाजार होते श्री महावीर भवन, महावीर मार्ग अलवर पर जाकर संपन्न होगा, जहाँ पर महाराज श्री को विनयाञ्जलि देंगे। महाराज उस विनयाञ्जलि को संबोधित करेंगे और उसके बाद समाज के लोग जाकर कलेक्टर महोदय साहब को राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, गृह मंत्री जी के नाम और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। पूरा समाज में इस संबंध में भारी रोष है। पूरे हिंदुस्तान का समाज विभिन्न जगह सभी सनातन धर्म गुरुओं को साथ लेकर और जगह जगह आंदोलनरत है। एक्चुअली ये सारी समस्या जैन समाज की नहीं बल्कि पूरे हिंदू और सनातन समाज की समस्या होगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मीना कुमारी जाटव ने भाजपा से टिकट की दावेदारी की घोषणा की है, साथ ही चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। पूर्व एमएलए जयराम जाटव की पुत्री मीना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके पिता ने क्षेत्र की जनता सहित बेटी के साथ भी अन्याय किया है। दूसरे के कैसे विश्वास करेंगे जो खुद का बाप अपनी बेटी के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, तो आम जनता का क्या करेंगे? ये आम जनता से कहना चाहती हूँ, खुद बाप बेटी का नहीं है, आम जनता का क्या होगा? पोस्टर लगाने गया था मालखेड़ा बाईपास में, तो पोस्टर लगाने से उनको इतनी एलर्जी हो गई, उसको पोस्टर को हटाया गया, फाड़ा गया है और उसको मारपीट, बहन की माँ की बहुत गाली गलोच देखी हुई है। आपने वीडियो में देखी हो कितनी गाली गलोच बहन को, जीजे को, और खुद एमएलए साहब अपने बहन नवासे को इतनी गाली गलोच दिवा रहा है, तो बहन बेटी को गाली दिवा रहा है, तो आम जनता के साथ क्या कर सकते हैं? वो तो आप मेरे बेटे के साथ इतना अत्याचार, इतना शोषण किया गया है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? वो तो मीडिया के द्वारा आप देख सकते हो, क्या द्वारा कर सकते हैं। अब क्या क्या धमकियाँ मिल रही हैं? धमकी ये मिल रही है, आप पीछे चुनाव में हट जाइए, नहीं मैं आपको जान से ख़त्म कर दूंगा। ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी गई, मेरे बेटे को खतरा है, मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे को खतरा है। मुझे मीडियम के द्वारा कि ये कहना चाह रही हूँ, मेरे बेटे को सुरक्षा दी जाए। मैं राजनीति में आ रही हूँ तो मेरे कदम पीछे हटवाए जा रहे हैं, तो आप पीछे कदम हटाइए, मेरे अपने बेटे को मारा जाएगा और नहीं ट्रेन के नीचे फेंका जाएगा। मेरे को ये धमकी मिल रही है। चुनाव में बीजेपी से लड़ना चाहूँगी, मुझे टिकट मिलती है तो बीजेपी से चुनाव लड़ूंगी। नहीं, मैं फिर देखूंगी किसे लड़ना चाहती हूँ। 1 करोड़ की ज़मीन है तो उसमें मेरा पहले क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, लालचंद कानू का, तो तहसीलदार रह चुका है, उसके द्वारा मेरा 10% ज़मीन गई, 10% दो मेरी दुकान गई है, 10% ज़मीन गई है और 15 लाख रुपए मेरे से नगद लिए गए हैं। वो भी नोटबंदी की गई थी जबकि, और उसमें 5% 10% इसको मेरे पिताजी को दी गई है, जयराम जाटव को।
और वो मेरा धोखाधड़ी की है मेरे साथ। आज मैं किराए के मकान में नहीं रहती, तो मेरे साथ 1 करोड़ का नुकसान किया मेरे बाप ने खुद ने। तो अभी कोई संबंध रखना चाह रही है, अभी आप बोल रहे नहीं, मैं अब कोई संबंध नहीं रखना चाह रही, मेरा उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। उधर यहां मौजूद एक ग्रामीण ने पूर्व विधायक जाटव पर धोखे से जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पेट्रोल पंप में पार्टनरशिप का लालच देकर उनकी 1 बीघा जमीन अपने नाम करा ली गई, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल पंप में हिस्सेदारी नहीं दी गई, न ही जमीन की रकम चुकाई गई। हमारी जमीन थी वहाँ पे, उस टाइम ये विधायक कहाँ पे थी जमीन आपकी? जी, रोड पे थी, मेरी 3 बीघा। ये बरखेड़ा गाँव, बरखेड़ा में पड़ती है जमीन। वैसे मैं रहने वाला निवासी बिलंदी कैमरा के पास का नाम से है। तो हमारे पिताजी इनके शिष्य बन रहे थे, तो इनके पास आते जाते थे। शिष्य बन रहे थे, क्या करते हैं आपके पिताजी? मतलब ये सत्संग पार्टी में गायब जाया करते थे, वैसे साधु भी हैं। तो इनके खिलाफ इनके जरिए घुसे वो अंदर जाके, तो ऐसे जाते कई बार, कभी चाय पान भी गए, कभी मीठी बात करके, फिर इनसे कहीं पंप की कोई बात चली तो इनके पास आए, कहीं से पता किया भाई ऐसी किसी की ज़मीन है क्या पंप पे, तो वहाँ से बोला हाँ सब उनके पास है, ऑन रोड पे 3 बीघे ज़मीन उनसे। तो इनके पास मिल गए, उनसे कहा आप ऐसे करो ज़मीन दे दो साहब। हमने कहा भाई हमारे पास बीघा ज़मीन नहीं है, बेच देता मैं नहीं। तो उसने कहा आप ऐसे करो बेचो मत, पार्टनरी में कर लो। पार्टनरी में कैसे कि पार्टनरी में ऐसे होगा जमीन आपकी है, लागत हमारी है, खर्च तो सब कुछ हमारा होगा, बराबर के हिस्सेदार रहेंगे बाहर आकर। सर ठीक है। उसके बाद फिर पिताजी ने बोला यार ऐसे बोल रहे हैं भैया कर लें, देख लो। मैं क्या आप नहीं समझ गया रहने दो पार्टनर। हमने फिर पार्टनर की मना किया, हमने किया आप ऐसे करो एग्रीमेंट वैसे कर लो, क्या नाम है उस पर किराएनामे पे। नहीं, किराएनामे पे तो अलाटमेंट होता ही नहीं है। हमको इस तरह से मतलब उसमें गुड्डू बनाया, घुमाते रहे, किराएनामे पे अलाटमेंट होता ही नहीं है। ये तो सब पंप को वैसे देना पड़े आपको, उसमें कर लो पार्टनरी में। तो ठीक है साहब पार्टनरी में कर लेंगे। पार्टनरी का नाम लेके उसके बाद में फिर पॉइंट चलाया कि सर ऐसा है, ये तो ज़मीन में लड़के के नाम से आ रही है पंप जो, उसके नाम आपको ज़मीन दिखानी पड़ेगी। तो मैंने कहा हम तो ऐसे ज़मीन नहीं करते, आजकल विश्वास किसका है, कैसे करें। तो साहब और चमचे बना के लाए 2-4, उसके बना के लाए, पत्नी पैसे दे के लाए, कैसे लाए भगवान जाए। वो कहते नहीं यार ऐसे कैसे करेंगे, इतने बड़े आदमी विधायक साहब हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे, आप 1 बीघा जमीन खा के कोई लगभग थोड़ी बनेंगे, इनको बोलने नहीं देगा क्या है वो है। ये सारी घटना अभी की है जब पूर्व में विधायक थे जब की है? पूर्व विधायक था उस टाइम की बात, मौजूदा जी, नोटबंदी से पहले की बात है। टाइम फिर उन्होंने झूठ साथ बोल बाल के खुद के लड़के की कसम खाई, हाथ लगा बाकायदे मैं मेरे रात दिन से कसम खा के कह रहा हूँ आपके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं होगा। चाय पी रहा था, चाय को उठा के कसम खा गया कि आपके साथ मैं ऐसे नहीं करूँगा। इनसे बोला जाए हाँ आपके 2 बच्चे ऐसे, मेरे 2 बच्चे साहब, इनसे कोई वो नहीं होगा, दोनों बराबर के पार्टनर होंगे। और तो उस हिसाब से फिर थोड़ा एग्रीमेंट दिया पार्टनर का पंप का लिख के कि हमारे इस तरह से होगा। 19 साल और 11 महीने के लिए एग्रीमेंट लिखा था कि हमारा अगर कोई विवाद होता है तो मेरे पंप को उखाड़ के मैं कहीं दूसरे के ले जाऊँगा, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारा नाम कर दूँगा। तो इस तरह से किया था, तो हमने उस विश्वास पे उसके नाम जमीन कर दी। जिला परिषद में बुधवार को पहुंचे ग्राम जाट बैरोड के किसानों एवं खाद बीज विक्रेताओं ने जिला प्रमुख को अपनी समस्याएं बताई। खाद बीज विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष नरेश गोयल का आरोप है कि जाट बैरोड में कृषि पर्यवेक्षक ने विक्रेताओं को परेशान किया हुआ है, इससे किसानों को भी परेशानी होती है। उधर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उधर जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खाद बीज विक्रेता एवं किसान धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। जाट बेड में बीज के डीलर, 2 जाट बेड के डीलर, 1 झालावास का, 3 डीलर आए थे। गांव के लोग सब मुखिया लोग आए, जिसमें पूर्व सरपंच भी हैं, काफी सम्मानित लोग हैं इलाके के। हमारे लीलाराम जी, मोतीराम जी और अध्यक्ष जिले के जो हमारे गोयल साहब, सभी लोग यहाँ आए हैं। और एक सेक्रेटरी है बलजीत, उसके बारे में लिखित में हमें शिकायत दी है। उस शिकायत की हमें पूरी पुष्टि लोगों द्वारा होगी। उसको मैंने भी टेलीफोन से 3 दिन पहले समझाया था, भाई आप इनको डिस्टर्ब मत करो, सीजन का टाइम है। उल्टा वो ऊपर जाकर इनको ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो ऐसे कर्मचारी खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और सरकार को लिखेंगे, उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। जाट बैरोड में एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर श्री बलजीत सिंह जी हैं, उनकी पिछले कई सालों से शिकायतें मिल रही थी। विक्रेताओं से पैसे मांगना, किसानों से अनुदान के नाम पे पैसे मांगना, और विक्रेताओं को परेशान करना, किसानों को परेशान करना, ये चीज़ें उनकी आम बात है। और डीलरों को ब्लैकमेल करना,
स्थानीय लोगों को ब्लैकमेल करना, ये उनका पुराना शगुन चलता आ रहा है। आज इसके खिलाफ करीब 100 किसान अपने यहाँ से जाट बेरोड से यहाँ पधारे हैं, जिसमें आगे सरपंच, उप सरपंच और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं। ये सब लोग आज जिला प्रमुख जी से, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से व जिलाधीश महोदय से मिले हैं और उसके तुरंत तबादले की मांग की है। अगर उसका तबादला नहीं हुआ तो इन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन की मांग की है और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो अलवर जिला खाद बीज संघ अनिश्चित काल के लिए जिले को बंद करेगा। अलवर जिले में कई थाना प्रभारियों का तबादला हुआ है। नरेश कुमार को कोतवाली थाना अधिकारी बनाया गया है। वहीं राजेंद्र सिंह को महिला थाने, हरविंदर सिंह को शिवाजी पार्क और प्रेमलता को अकबरपुर एसएचओ नियुक्त किया गया है। साइबर थाने में सागर मीणा का तबादला निरस्त हुआ है। वहीं कई अन्य थाना प्रभारियों के स्थानांतरण भी हुए हैं। किसान नेता एवं कारोबारी अभय सैनी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के आश्वासन के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है, जबकि इसके लिए वर्ष 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सैनी के अनुसार भाजपा किसान एवं व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करने के दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने एवं अनेक काश्तकारों के किसान सम्मान निधि से वंचित होने की समस्या भी मौजूद है। उन्होंने किसानों को पर्याप्त बिजली पानी की मांग भी उठाई है। मोदी जी का भाषण सुन रहा था। मोदी जी कह रहे थे कि एनडीए ने गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, किसान, नौजवान, व्यापारी सभी के लिए अच्छे कार्य किए हैं। सब लोगों को समान जीवन जीने के अधिकार पर उन्होंने कार्य किए हैं। भारत का किसान मोदी जी के इंतजार कर रहा है, भारत सरकार के इंतजार कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। ये बिल्कुल सही है कि आय दुगनी करने का लक्ष्य है, लेकिन 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, जातिगत, राजनीतिक, धर्म राजनीतिक कुर्सी की लड़ाई ये सत्ता में चलती है, लेकिन किसानों के साथ जो वादे किए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो तो पूरे हों। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र किसानों की एक राज्यवाही पंचायत हो, जिस पर उनके दुख दर्दों पर चर्चा हो और आगे किसानों के साथ किस तरह की नीति बनाकर उन्हें समान जीवन जीने का अधिकार दिया जा सके, उनका आने वाला समय सुरक्षित हो, उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इस तरह के एक बड़ी कार्यशाला होनी चाहिए और जिसमें प्रदेश के अग्रणी श्रेणी के जो किसान हैं उनको बुलाकर उस पर चर्चा हो और फिर एक संयुक्त बैठक में उसके ऊपर संयुक्त निर्णय ले जाए, ताकि देश में किसानों की आय दुगना करने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा हो सके। सर, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसान सम्मान निधि जारी की है, तो सर कितने % किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है, धरातल पर क्या स्थिति है? देखो, वास्तविक स्थिति है कि मुझे आंकड़ों के आधार पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि उससे आम किसान तक कोई चीज पहुंची है। और अगर आम किसान तक पहुंचती है कोई चीज तो उसका तो विश्लेषण स्वतः हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही किसानों की आय दुगनी के ऊपर कार्य किया जाएगा तो निश्चित हिंदुस्तान का किसान को लाभ मिलेगा। विप्र सेना के तृतीय स्थापना दिवस पर शहर में कुश मार्ग पर महावर धर्मशाला के सामने रक्तदान शिविर लगाया गया। जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि विप्र सेना सहित समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा लगाए गए कैंप में 100 यूनिट का संकल्प रखा गया है। साथ ही रक्तवीरों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गो सवमणि के साथ ही पौधरोपण भी किया गया। विप्र सेना के तृतीय स्थापना दिवस पर अलवर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भगवान परशुराम जी की असीम कृपा से आज बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आयोजन किया जा रहा है 51 कुश मार्ग पर। हमारे समाज सुधारक और हमारे सर समाज के नेता और हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय सुनील तिवारी जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में एक बहुत ही गौरवनीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिस तरह जैसे 19 मार्च होने वाली महापंचायत, ऐसे ही सर समाज के लोगों को लेकर आज हमने रक्तदान शिविर किया। अभी तक 31 यूनिट यहाँ रक्तदान शिविर में हो चुकी है। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता जा रहा है और लगभग 100 यूनिट से ऊपर हमारा कारोबार बढ़ता जाएगा। किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जी? आज विप्र सेना का तृतीय स्थापना दिवस है। विप्र सेना का तृतीय स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है और 31 यूनिट लगभग आ चुका है और 100 यूनिट करने का हमारा टारगेट है। हाँ, टारगेट है और हम बहुत से कार्य कर रहे हैं। हमारी विप्र सेना बहनें मिलकर, भाई मिलकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं।
अब जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी के अनुसार शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। पूर्व में यह तिथि 15 जुलाई थी। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में ग्रामीण इलाकों में बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की मार्कशीट अभी बच्चों को नहीं मिल पाई है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया की तारीख बढ़ाई गई है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो 15 जुलाई तक हमारे कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों की प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा था, अब उसको बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। अब जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहे 1 से लेकर 12 तक, वो 31 जुलाई तक अपना एडमिशन राज्य के विद्यालयों में करा सकते हैं। एक तो मौसम का भी थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है, बरसात का सीजन है, जगह जगह पानी भराव और कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि अभी बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 की जो मार्कशीट है वो अभी प्राप्त नहीं हुई है। उस कारण से भी कक्षा 11 और 12 में बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। ग्राम बगड़ राजपूत में गंगा जमुनी संस्कृति और तहजीब का संगम नजर आया। यहां गंगोत्री से कांवड़ लाने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत रामगढ़ प्रधान नसूख खान की ओर से किया गया। बुधवार को बगड़ राजपूत स्थित विलाई वाला मंदिर पर हरिद्वार से कांवड़िए पहुंचे। ऐसे में आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए प्रधान नसूख खान ने सभी श्रद्धालुओं के साथ सुख समृद्धि की मन्नतें की। वे महाआरती में भी मौजूद रहे। नाबार्ड बैंक एवं मिशन लाइफ स्टाइल सोसाइटी के 42वें स्थापना दिवस पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर किसान रक्षा वेजिटेबल संघ और ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च सेंटर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें प्रवीण नायक, राजेश चंचल शर्मा, चेतन शर्मा, जितेंद्र चौधरी और अनिल चौधरी आदि उपस्थित रहे। वहीं वक्ताओं का कहना था कि किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उधर इस दौरान गुदरजी के मंदिर प्रांगण में फलदार पौधे लगाए गए। वहीं मालाखेड़ा किसान संगठन की ओर से इन पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली गई।
जल जीवन मिशन के तहत मालाखेड़ा में खोदी गई सड़क की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में राहगीर परेशान हैं। कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत राइजिंग लाइन बिछाई गई थी। ठेकेदार ने सड़क को जगह जगह खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया। राजगढ़ रोड, बस स्टैंड रोड, पई गेट और खटीक मोहल्ला सहित अन्य वार्डों में यही हाल है। उधर फूलचंद सोलंकी, कैलाशन और गौरव सोलंकी सहित अन्य लोगों ने बताया कि सड़क के गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़क मरम्मत की मांग सरपंच हिम्मत चौधरी भी उठा चुके हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में हाल ही निर्मित छिल्लों का एनीकट में बरसात के बाद पानी की जोरदार आवक देखने को मिली है। यहां पानी की चादर चल गई है और इसे देखने ग्रामीण भी पहुंचे। एनीकट बनने के बाद वन्य जीवों को भी खासा फायदा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि हाल ही में मनरेगा के तहत 15 लाख रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण किया गया था। गौरतलब है कि छीलों में पहले भी एनीकट बना हुआ था, लेकिन वह बरसात में टूट गया। कई साल बाद फिर से नया एनीकट बनाया गया है। हालांकि ग्रामीण इसकी ऊंचाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत अकबरपुर के अंतर्गत सिलोका नाका एनीकट है और ये महानरेगा योजना अंतर्गत बनवाया गया है, जिसमें सामग्री मद में करीब 15 लाख रुपए की लागत इसमें आई है, बाकी नरेगा की लेबर। और इसके बनने के बाद जो पानी इसमें रुका है, इससे जो आसपास के कुएं ट्यूबवेल हैं उनमें भूजल स्तर में बड़ा बदलाव होगा और भूजल स्तर कम से कम 50-50 फीट ऊपर आ जाएगा, जो आज की जनता की बहुत बड़ी चिंता का विषय था। भूजल स्तर आए दिन बोरिंग हो रही हैं, फिर सूख जाता है, भूजल स्तर नीचे चला जाता है। उसके समाधान में एक ये अच्छा कदम होगा। कितने गाँव को फायदा मिलेगा इसमें? अकबरपुर, गोपालपुरा और इवन देन अहमदपुर तक के लोगों को फायदा हो। इसकी ऊंचाई तो अभी 1.5 मीटर की परमिशन ग्राम पंचायत को मिलती है एनीकट के लिए, तो 1.5 मीटर ये बनाया है। अगर ये सही से इसका उपयोग हुआ और ये लाभदायक हुआ तो सरकार से हम इसकी ऊंचाई बढ़ाने की मांग करेंगे। और वहीं फिर से मानसून सक्रिय होने के बाद बुधवार को रूपारेल नदी में भी करीब 1 फुट पानी की आवक देखने को मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवरोधकों की खुदाई होने के बाद पानी उचित मात्रा में जयसमंद में जा रहा है। वहीं मालाखेड़ा रोड से रूपारेल नदी के पुल पर जल कुंभी भी अलवर शहर विधायक संजय शर्मा की मांग पर हटाई जा चुकी है। रूपारेल नदी के आसपास क्षेत्र में भूजल स्तर भी बढ़ने की उम्मीद है। सर, इसके क्षेत्र में हमारे यहाँ पर तीसरी बार बारिश हुई है जो रूपारेल नदी में पानी चल रहा है। अभी जो हमने यहाँ जयसमंद के लिए जो सफाई अभियान चलवाया था उसके तहत 5 उमरों में पानी जा रहा है। और पहली बात एक जो हमारे जो MLA साहब हैं, जो संजय शर्मा जी ने मसला उठाया था कि जल कुंभली को हटाओ तभी अलवर के लिए पानी पहुँचेगा, तो इसी के कारण आज ये है कि जल कुंभली हटने के कारण सारी सफाई हो गई है, पानी जयसमंद में जा रहा है। आज कितनी नदी? आज 1 फुट नदी चल रही है, ये चलिए अभी 1 घंटा हो गया इसको। उधर अकबरपुर, उमरैन और धर्मपुरा क्षेत्र में लगातार बरसात से खरीफ की फसल को खासा फायदा मिल रहा है। खरीफ की फसल बारिश पर ही निर्भर रहती है। फिलहाल बाजरे की फसल की बढ़वार को लेकर किसान खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ज्वार एवं अन्य फसलें भी उचित विकास कर रही हैं। बाजरा और ज्वार में फायदा ही फायदा है बरसात से। तो समय पर पानी लग रहा है? हाँ, समय पर पानी लग रहा है। खाद वगैरह डाल दिया? हाँ, खाद डाल दिया। तो अब कितने दिन की हो गई फसल? 1 महीने की हो गई। तो निलाई वगैरह? निलाई क्या, खाद में दवाई दे दी। तो कोई बीमारी वगैरह? कुछ बीमारी नहीं है। बाजरा में काफ़ी फायदा है जमींदार को, किसान वर्ग को, लेकिन ये बाड़ी वगैरह इनमें नुकसान है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा देखने को मिल रहा है। परसाकाबास उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लासरूम के अभाव के चलते विद्यार्थियों को बैठने में असुविधा हो रही है। सहायक प्रधानाचार्य कैलाश ने बताया कि फिलहाल एक कमरे में 3 कक्षाओं को बैठाकर पढ़ाई करानी पड़ रही है। 5 कमरों की जरूरत को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। इस विद्यालय में करीब 300 बच्चों का नामांकन है। यह कमरों का बड़ा अभाव है। हमारे यहाँ पहली से और 12वीं तक 12 क्लास चल रही हैं, लेकिन कमरों का इतना अभाव है कि टीचिंग के लिए केवल 9 ही कमरे उपलब्ध हैं। कंबाइंड क्लास बैठानी पड़ती है। पहली से 5वीं तक की जो 5 कक्षा होनी है उनके लिए 5 कमरों होनी चाहिए, लेकिन कमरों के अभाव के कारण हम उनको 2 ही कमरों में बैठाएँ, कंबाइंड क्लास बैठानी पड़ती है। इस नए स्पोर्ट्स रूम है और नए स्टाफ रूम की भी समस्या है, वो भी नहीं है, तो कमरे का बहुत अभाव है।
ज़्यादा परेशानी हो रही है? हाँ, कमरों की बड़ी परेशानी है सर उच्च अधिकारी को भी दिया गया लिखित अपन? नहीं, आते रहते हैं तब भी उनको बताते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही। आलमपुर गांव में इब्तिदा संस्था द्वारा संचालित किशोरी किशोर संदर्भ केंद्र में 25 पौधे लगाए गए। साथ ही वृक्ष लगाओ और पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने इन पौधों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान मुकेश कुमार, निकिता, आंचल, अंजलि, दीपक, राजेश और मोहित के अलावा अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज हमने 25 पेड़ लगाए हैं और गांव वालों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और बेटियों को बचाएं। मैंने बीआरसी और जीआरसी के अंतर्गत सभी लड़के और लड़कियों ने 25 से 30 पेड़ लगाए हैं, जिनमें से एक पेड़ की जिम्मेदारी मैं भी लेता हूं। मैं अपने घर जाकर लगाऊंगा और इसकी सुरक्षा करूंगा। और मैं समाज से ये कहता हूं कि बेटी पढ़ाएं और पेड़ लगाएं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के टपुकड़ा प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार स्थित शीतला माता मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर जिला सहधर्म प्रसार प्रमुख तरुण अग्रवाल, सत्संग प्रमुख मनमोहन गर्ग, मुकेश अर्चक, पुरोहित, बजरंग दल संयोजक भारत उज्जैन वाले आदि मौजूद रहे। सनातन धर्म को सनातन धर्म को जागृत करने के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्णय ले रखा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम हर गांव में, गली गली में जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक जो भी स्थान हैं, सभी पे जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने सनातन धर्मियों को उसमें जोड़ने का जोर से इस कार्य को हमने कर रखा है। जो भी विधर्मी हैं उनको भी इस धर्म के अंदर जोड़ने का कार्य हम करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा धर्म के बारे में लोग जागरूक हो और साथ ही में जो ये लव जिहाद का जो कार्य चल रहा है उस पे भी रोक लगाएं। सभी को हाथ जोड़ करके मेरे से यही निवेदन है कि जब सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में अपना भाग अमूल्य समय दें। कोटपुतली और आसपास के क्षेत्र में डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं। वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। निम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन की ओर से राजेश्वरी देवी जच्चा बच्चा कल्याण योजना के तहत निम्स हॉस्पिटल में पूरी तरह निःशुल्क प्रसव कराया जाता है। साथ ही पौष्टिक आहार के लिए माता को 11,000 रुपए का चेक दिया जाता है। बेटी होने पर उसकी शिक्षा निःशुल्क करवाने और बेटा होने पर फीस में 50% की छूट का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। निम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर की मां के नाम पर वर्ष 2022 में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ रुपए के चेक बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर अमृत सरोवर योजना सहित अन्य योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। आज आके यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसा कि मैं सुनता था हमेशा, कोटपुतली जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक नगरी है। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए या सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो दिल्ली से चल के अगर हम जाते हैं जयपुर तक तो कोटपुतली अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। तो आज जो है मैं आपके एक चैनल के माध्यम से एक ये मैसेज देना चाहता हूँ जनता को कि मैं जो है डॉक्टर पंकज सिंह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अगर फील्ड में कोटपुतली की जनता के काम आ सकता हूँ तो मैं सदैव तैयार खड़ा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने नीचे डिस्कशन किया मीटिंग में सभी पत्रकार साथियों से और मुझे कुछ मार्गदर्शन भी मिला। एक लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ होता है, तो मैं हमेशा इज्जत करता हूँ एक निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की। तो जैसा कि मुझे अनुदेश मिला कि साहब मैं जो है गरीब और वंचित वर्ग के लिए कार्य करूँ, तो मुझे सौभाग्य होगा कि मैं अगर कोटपुतली की जनता की किसी भी काम आ सकूँ। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम दे सकते हैं जो एक आम जनता की ज़रूरत की होती है, जिसमें कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोज़गार है। तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग कई जो है कैंप्स लगाते हैं और कैंप्स के माध्यम से गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज भी करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग शिक्षा देते हैं। शिक्षा में लगभग 450 कोर्सेज निम्स विश्वविद्यालय के पास में हैं। और तीसरी चीज़ रोज़गार है। रोज़गार के लिए मैंने बहुत ही जल्दी ये एक निर्णय लिया है कि मैं रोज़गार मेले लगाऊंगा और बहुत जल्दी कोटपुतली में एक रोज़गार मेले के माध्यम से युवाओं को उचित रोज़गार देने की हम लोग कोशिश करेंगे। लोकतंत्र के मैदान में उतरना और राजनीति में आना एक पारिवारिक फैसला था। सबसे पहली चीज़ मेरे परिवार ने बैठ के एक निर्णय लिया। डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जो मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरे पिताजी, उनमें विचार विमर्श हुआ। पूरे परिवार ने कहा कि हाँ, ये सही कदम है
और फिर उसके बाद जो है मुझे जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ मुझे लोगों से भी यही एक जो है अनुदेश मिलता है, ये आग्रह मिलता है कि मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत एक सकारात्मक माध्यम हो सकता है जनता की सेवा का, प्रोवाइडेड हम उस चीज़ को सही दिशा में लेके चल सकें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ौदा क्षेत्र में ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर 300 पौधे लगाए गए। NHAI के मैनेजर आजाद खान ने बताया कि बड़ौदा थाना परिसर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बुटियाना सीनियर स्कूल और बुटियाना मोक्ष धाम सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण हुआ। इस दौरान मेंटेनेंस मैनेजर शंकर सिंह शेखावत, मेडिकल टीम ऑफिसर रामवीर सिंह और सुपरवाइजर सुंदर सिंह आदि मौजूद रहे। NHAI के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बड़ौदा में पुलिस स्टेशन, बड़ौदा में सरकारी विद्यालय, उसके बाद बुटियाना में सरकारी विद्यालय और मोक्षधाम में हम लोगों ने 300 के आसपास वृक्षारोपण किया गया है। मैं और मेरी टीम ने बहुत सहयोग करके वृक्षारोपण किया है। अमृत महोत्सव पर दिल्ली मुंबई वडोदरा सुपर एक्सप्रेस वे की टीम, NHAI वाली जो टीम है, आज हमारी स्कूल ग्राम बुटियाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुटियाना परिसर में पहुंची और आज उन्होंने यहाँ बहुत पेड़ लगाए हैं, बाहर भी भीतर भी, और गांव में भी काफी सारे पेड़ लगा रहे हैं। और जो टीम आई हुई है, इस टीम ने हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है कि गांव में जगह जगह जहां जगह खुली पड़ी हुई है वहां पेड़ लगाने के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित किया है। और ये लोग सभी टीम के साथ हमारी जगह जगह बहुत सारे पेड़ इन्होंने हमारे यहाँ लगाए हैं। खैरथल रेलवे स्टेशन के पास मध्य रात्रि को चलती ट्रेन से गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी पहचान अलवर 30 के निवासी 45 वर्षीय वीरू के रूप में हुई है। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। खैरथल में हनुमान मंदिर रोड स्थित लिटिल फ्लावर किड्स एकेडमी के छात्र छात्रों को पुरस्कृत किया गया है। विद्यालय संचालक लक्ष्मण दास के अनुसार इन विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ परिणाम अर्जित किया है। प्राचार्य कविता ने इन्हें पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया। खैरथल स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में चालीहा महोत्सव जारी है, जो 25 अगस्त तक चलेगा। पूज्य सिंधी पंचायत एवं झूलेलाल सेवा मंडल खैरथल द्वारा किए जा रहे महोत्सव में OSD सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे और दर्शन किए, उनका स्वागत भी किया। कार्यक्रम के दौरान बाबा शीतलदास लालवानी ने OSD सुरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर अनुराग कौशिक को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इसके अलावा भगवान झूलेलाल के भजन हुए और शाम को आरती एवं पल्लव के बाद भोग अर्पित किया गया। अपना घर सेवा समिति महुआ द्वारा नवीन तहसील परिसर में वाटर कूलर लगाया गया है। इसका उद्घाटन उपखंड अधिकारी संजय गोयल, तहसीलदार हरकेश मीणा और नायब तहसीलदार श्रीराम मीणा द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने अपना घर सेवा समिति द्वारा समाज हित में की जा रही सेवाओं को सराहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष हरि सिंह मीणा, संरक्षक वेद प्रकाश गोयल, समिति अध्यक्ष प्रेम गोयल, सचिव विजय सिंह नरूका, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल और मीडिया प्रभारी अवधेश अवस्थी आदि मौजूद रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र के पिनान स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। नई सहकार राजस्थान अभियान के अंतर्गत बुधवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मंडल अध्यक्ष भजनलाल सैनी की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ। अभियान के मंडल संयोजक भाग्यशाली सैनी, मंडल प्रभारी महेंद्र चौधरी, मंडल महामंत्री रामस्वरूप जांगड़, शक्ति केंद्र संयोजक राजेंद्र सिंह राजपूत आदि यहाँ उपस्थित रहे। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, गैंगवार दुष्कर्म नहीं सहेगा राजस्थान, हत्या नहीं सहेगा राजस्थान, लूट नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक नहीं सहेगा राजस्थान। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और वहीं भाजपा राजगढ़ मंडल की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। संयोजक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपाई कस्बे के बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए। साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बाद में बाजार में दुकानों पर जाकर पत्रक भी वितरित किए। इस दौरान जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ धामानी, विस्तारक संतोष बैरवा आदि उपस्थित रहे। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान, गैंगवार दुष्कर्म नहीं सहेगा राजस्थान, हत्या बलात्कार नहीं सहेगा राजस्थान। राजगढ़ भाजपा मंडल द्वारा आज राजगढ़ स्थित अंबेडकर पार्क के आगे कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर
महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना गैंग रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बिजली पानी की दरें निश्चित रूप से बढ़ी जा रही है। उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है, अब नहीं सहेगा राजस्थान। उसी के तहत आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई और पत्रकों का वितरण कर इस भ्रष्टाचार विरोधी कांग्रेस सरकार को हटाने का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प लिया। श्री अग्रवाल महासभा की आम सभा की बैठक भिवाड़ी की यूआईटी धर्मशाला में संपन्न हुई। सभा में पूर्व कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया गया। साथ ही अग्रसेन जयंती समारोह के आयोजन पर चर्चा हुई। समाज द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार संस्कार पर फोकस करने पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं 23 जुलाई को जयपुर में आयोजित होने वाले अग्र महाकुंभ में भागीदारी की अपील की गई। बैठक में अध्यक्ष मोहन गुप्ता, विजय अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल और राम कुमार गोयल आदि मौजूद रहे। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी की ओर से चेन स्नैचरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसके तहत मेवात चेन स्नैचिंग गैंग का शातिर देवकरण गिरफ्तार हुआ है। उसके कब्जे से एक सोने की चैन बरामद की गई है। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात करता था। ग्राम रानी याकी में घेराबंदी कर उसकी गिरफ्तारी की गई है। शेखपुर पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की राशि को कमीशन लेकर बैंक अकाउंट से निकाला जाता था। इस गैंग के मुख्य सरगना मनीष खान और उसके एक सहयोगी को पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टेल्को वर्कशॉप के पास नवी नगर बांध के समीप पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। काफी दिनों से ये हमें मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि पहाड़ी भरतपुर के जो लोग हैं वो यहाँ आकर के और अवैध रूप से लोगों से खाते लेते हैं और गरीबों के और अनजान लोगों के खाते लेके और उनके ऊपर फ्रॉड और अपने जो कहेंगे कि ब्लैकमेलिंग टाइप की जो कार्रवाइयाँ करके दूर कई प्रदेशों से, हरियाणा से, गुजरात से, MP से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, जगह जगह से इन्होंने ऐसी लोगों को शिकार बना के अपने जाल में फंसा के शिकार बना के ठगियाँ की और उन ठगियों के पैसे को ठिकाने लगाते हैं। पहले उनको किसी फ्रॉड के खाते में डलवाते हैं, उस खाते से पैसे निकलवाते हैं, पैसे निकलवा करके और उस पैसे को कहीं एडजस्ट करते हैं। ऐसे में कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी, हम तत्पर थे और हमें मुखबिर से रात्रि को सूचना मिली कि ऐसी एक गैंग आई हुई है जिसकी हमने दबिश देके और पकड़ा, जिसके अंदर मनीष खान मुख्य सरगना है जो वर्ष 2019 से लगातार करोड़ों रुपए ऐसे उसके खाते में ट्रांजैक्शन हुए और अभी इसमें अनुसंधान जारी है और शेष काफ़ी लोग हैं। इसके तार हैं जो पहाड़ी कामा भरतपुर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के 2-3 गांव हैं जहां इसके मुख्य रूप से जो ये कार्य अनैतिक कार्य संचालन कर रहे हैं उनके सरगना वहाँ है। उनमें से एक सरगना मुख्य मनीष खान भी है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। बड़दोमेव क्षेत्र में भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता सुखन सिंह ने बताया कि यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर धरना भी दिया गया। इसके जरिए प्रदेश सरकार की कार्यशैली और बढ़ते दलित अत्याचारों पर रोष जताया गया। इस दौरान गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी सहित अनेक भाजपाई मौजूद रहे। राजस्थान में नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से एक अभियान चलाया गया है। इसमें 15-16 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक ये अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी 1 अगस्त को बड़ी रैली होगी जिसमें घेराव होगा सेक्रेटरीट का। उसी कड़ी में आज रामगढ़ विधानसभा के बड़ौदा में मंडल में बाबा साहब अम्बेडकर के सानिध्य में हमने धरना दिया है और ये जो निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है इसको बदलने का संकल्प लिया सबने, क्योंकि जो पिछले 4.5 सालों में सरकार ने किया है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे किसानों के साथ जातियां हो, चाहे वो बिजली की दरें हो, किसी भी मोर्चे पर सरकार फेल रही है। उसी को देखते हुए हमारी जो प्रदेश नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि गांव-गांव, ढाणी जाकर एक अलग जगह है और इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लें।
कोट कासिम थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्रेजा कार और अल्टो में भीषण भिड़ंत हो गई। इसके चलते अल्टो में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कोट कासिम थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय दीपक गुर्जर अपने चचेरे भाई अमर सिंह के साथ कोट कासिम जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। ऐसे में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अमर सिंह गुर्जर को जयपुर रेफर कर दिया गया। इसका हमारे उसका दीपक है और ये घर से कोट कासिम के लिए आ रहे थे और वो दूसरी ब्रेजा गाड़ी थी। इनकी बैरून कैसे क्या हुआ है वहीं ऑन द स्पॉट वो हो गया। दीपक ये गंभीर अवस्था में इसको जयपुर लेके जा रहे हैं, रेफर कर दिया। ये दोनों भाई लगते हैं, मैं इनका चाचा लगता हूँ। ये कोट कासिम के लिए जा रहे थे। रहने वाले कहाँ के? ये खेड़ी कोट कासिम। नहीं, दोनों शादी नहीं हो रही। क्या काम करते थे? जमींदारा काम। नहीं, गाड़ी में ही थे। कौन सी में? अल्टो गाड़ी थी इनके पास, उनके पास ब्रेजा। बाल हित शिक्षा समिति के संस्थापक दिवस पर बुधवार को एपी स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान समिति ब्रजभूषण गुप्ता, प्रिंसिपल कंचन गोयल और स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। वहीं समिति अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि परिसर में 200 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख योगदान देने वाले संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी गई है। 19 जुलाई को हम बाल हित शिक्षा समिति के तत्वाधान में संस्थापक दिवस मना रहे हैं। यह आयोजन हमारे संस्थापक सदस्यों की याद में मनाया जाता है। 19 जुलाई को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन लाला काशीराम जी, जो इसके पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस संस्था का उनका बहुत बड़ा सहयोग हमेशा मिलता रहा है, तो उन्हीं के निर्वाण दिवस को हमने ये संस्थापक दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस संस्था की स्थापना 1942 में आज़ादी से पूर्व हुई थी और आज तक निरंतर चल रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने नहीं सहेगा राजस्थान के तहत मिनी सचिवालय का किया घेराव। वहीं पार्टी विस्तारक के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के भी लगाए आरोप। पन्ना प्रमुखों के अस्त्र से फतेह की तैयारी में जुटी भाजपा। चुनावी मोड में आए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता। पुराने वाहनों पर गिरेगी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की गाज। स्क्रैप पॉलिसी में आई करीब 32,000 गाड़ियां। और मौसम के उतार चढ़ाव के बीच मरीजों की बढ़ी तादाद। सामान्य चिकित्सालय के ओपीडी में राहत जमावड़ा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।